हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज की कहानी एक ऐसी जेल ब्रेक के बारे में है जहां कैदी उस जेल से भागे जिसे उसकी सिक्योरिटी और मजबूती की वजह से द वॉल के नाम से जाना जाता था। यह अमेरिका के साथ साथ दुनिया की सबसे पुरानी जेलों में से एक थी, जिसे सन 1882 में बनाया गया और सन 2005 में बंद कर दिया गया। इस जेल की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि 100 सालों तक कोई भी कैदी यहाँ से भागने में कामयाब नहीं हो पाया, और अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा भी जाता तो उसकी सज़ा को डबल कर दिया जाता। ये जेल बिल्कुल एक किले की तरह थी, जिसकी दीवारों को बहुत मजबूत पत्थरों के साथ साथ लोहे की सरिया डालकर बनाया गया था, और ये दीवारें ज़मीन से 3 मीटर नीचे तक बनाई गई थी ताकि कोई भी कैदी सुरंग खोदकर यहाँ से ना भाग सके। इस जेल को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए हर 4 से 5 सेल के बाहर एक दरवाज़ा था, जिसके बाहर एक गार्ड हमेशा खड़ा रहता था, और अगर कोई कैदी यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो भी जाए तो वो बाहर वॉच टावर्स पर खड़े गार्ड्स की नज़रों में आ जाता और पकड़ा जाता। तो आखिर कौन थे ये कैदी जो इतनी मजबूत सिक्योरिटी होने के बावजूद भी इस जेल से भागने में कामयाब हो गए, और वो कौन सा अनोखा तरीका था जो उन्होंने इस जेल से भागने के लिए अपनाया? ये बहुत ही हैरत अंगेज़ और रोमांचक है। कहानी शुरू होती है वेस्टर्न पेनिटेंशियरी जेल से, जहां 8 जनवरी सन 2014 की सुबह 10 बजे गार्ड्स सभी कैदियों की काउंटिंग करने के लिए राउंड पर निकलते हैं, जहां उन्हें यह पता चलता है कि 6 कैदी काउंटिंग में कम आ रहे हैं। गार्ड्स उन सभी कैदियों को बाथरूम, किचन और पूरी जेल में हर जगह ढूंढते हैं, मगर वो कहीं नहीं मिलते, और तब गार्ड्स को ये समझते देर नहीं लगती कि ये सभी कैदी जेल से भाग चुके हैं, और जेल का इमरजेंसी अलार्म बजा दिया जाता है। इस जेल ब्रेक के मास्टरमाइंड का नाम है न्यूनो पोंटिस, जिसने इतनी टाइट सिक्योरिटी और मजबूत दीवारें होने के बावजूद भी ये फैसला कर लिया था कि वो इस जेल से भाग जाएगा। न्यूनो पोंटिस जेल में जो सज़ा काट रहा था वो उसे घरों और दुकानों में चोरियां करने की वजह से सुनाई गई थी, क्योंकि वो लॉकर और सेफ के ताले तोड़ने में बहुत माहिर था। न्यूनो के पकड़े जाने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो इन चोरियों में लूटे हुए पैसों से अपने लिए महंगी गाड़ियां और महंगी चीज़ें खरीदता था, जिसकी बिना पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया था और पूछताछ में उसने अपनी सभी चोरियां कबूल कर ली थी। न्यूनो अक्सर छोटी बड़ी चोरियों को अंजाम देता रहता था, जिसकी वजह से वो अक्सर जेल आता जाता रहता था, और सन 1992 में एक बहुत बड़ी लूट को अंजाम देने की वजह से उसे 15 सालों के लिए जेल भेज दिया जाता है। जेल में कुछ वक्त गुजारने के बाद न्यूनो को यह महसूस होने लगता है कि जेल के हालात दिन ब दिन और ख़राब होते जा रहे हैं, क्योंकि इस जेल में जगह के हिसाब से कैदी बढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से कैदियों को जगह की कमी का सामना करना पड़ रहा था। हर कैदी यही चाहता था कि उसे लेटने और बैठने के लिए सही से जगह मिले, और यही वो वजह थी कि उनमें आए दिन जगह को लेकर झगड़े और लड़ाइयाँ होती थीं, जिसमें वो एक दूसरे को चाकू तक मार देते थे, और जिसकी वजह से कैदियों की अक्सर मौत हो जाती थी। ये सब देख न्यूनो को यह एहसास होने लगता है कि उसे अब इस जेल से किसी भी कीमत पर भागना होगा, क्योंकि अगर वो यहाँ से नहीं भागा तो वो भी दूसरे कैदियों की तरह मारा जाएगा। अब न्यूनो दिन रात इस जेल से भागने के अलग अलग तरीकों के बारे में सोचने लगता है, और साथ ही साथ उसे ये भी समझ आने लगा कि वो ये अकेले नहीं कर पाएगा, और उसे कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो इस जेल से भागने में उसका साथ दे सकें। इसी दौरान न्यूनो के हाथ वो पहला मौका लगता है जब ग्रेग क्वायरिंग नाम के एक कैदी को उसके सेल में ट्रांसफ़र किया जाता है। बहुत जल्दी न्यूनो और ग्रेग में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि वो दोनों अक्सर अपना वक्त साथ गुजारते थे। न्यूनो को लगने लगता है कि वो ग्रेग पर पूरी तरह भरोसा कर सकता है, और इसीलिए एक दिन बातचीत के दौरान वो अपना पूरा प्लान ग्रेग को बता देता है, जिसे सुनते ही ग्रेग की आंखों में एक चमक आ जाती है और वो फ़ौरन उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो दोनों मिलकर जेल से भागने का प्लान बनाना शुरू करते हैं, और भागने के अलग अलग तरीकों को एक जगह लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला आइडिया जो उनके दिमाग में आया वो ये था कि वो इस जेल की दीवार को गिरा देंगे और फिर यहाँ से भाग जाएंगे, मगर बहुत जल्दी उन्हें ये समझ आ गया कि अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो भी गए तो उनके भागने की खबर पुलिस को लग जाएगी और वो दोबारा पकड़े जाएंगे। दूसरा आइडिया ये था कि वो लोग उन ट्रक्स में छुपकर भागेंगे जो जेल के अंदर चल रहे मेंटेनेंस के काम में ईंट, पत्थर और सीमेंट लाने ले जाने का काम करते थे, मगर चूंकि जेल अथॉरिटी इस बात से वाकिफ़ थी कि कैदी इन ट्रक्स में छुपकर भाग सकते हैं, इसीलिए वो हर ट्रक को बहुत बारीकी से चेक करते थे, और हर ट्रक को निकलने से पहले कैदियों की काउंटिंग की जाती थी, और इसी वजह से वो इस आइडिया को भी कैंसिल कर देते हैं। तीसरा आइडिया ये था कि वो लोग जेल के नीचे से सुरंग खोद कर भागेंगे, मगर इस जेल के इतिहास में ये कोशिश पहले भी कई कैदी कर चुके थे, और या तो वो पकड़े गए या तो खुदाई के दौरान उन्हें कई बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बहरहाल न्यूनो ये फैसला करता है कि वो इस जेल में एक सुरंग खोदेगा और हर उस गलती को दोहराने से बचेगा जो पिछले कैदियों ने करी थी। न्यूनो और ग्रेग आपस में ये बातचीत करते हैं कि उन्हें एक ऐसे तीसरे शख्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसे सुरंग खोदने का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि वो दोनों सुरंग खोदने के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, और यहीं से एंट्री होती है तीसरे कैदी की, जिसका नाम था केविन बिलिंग्सली। केविन इस जेल में 40 साल की सज़ा काट रहा था, जो उसे लोगों पर गोलियां चलाने के जुर्म में सुनाई गई थी, और केविन ही वो शख्स था जिसकी न्यूनो को तलाश थी।
केविन पहले कोयले की खान में काम कर चुका था, जिसकी वजह से उसके पास सुरंग खोदने का एक्सपीरियंस था और साथ ही साथ वो खुद भी इस जेल से भागने के अलग अलग तरीकों के बारे में सोच रहा था, जिसकी वजह से वो एक परफेक्ट कैंडिडेट था न्यूनो के लिए। न्यूनो और ग्रेग को केविन से बातचीत के दौरान जब ये सब पता चलता है तो वो उसके सामने भी जेल से भागने का प्लान रखते हैं, जिसके लिए केविन फौरन राजी हो जाता है। उन तीनों में यह तय होता है कि न्यूनो इस पूरी जेल ब्रेक की प्लानिंग करेगा, जिसमें वो सुरंग कहाँ से खोदना है और बाहर कहाँ से निकलना है, सब कुछ वही प्लान करेगा और वहीं केविन इस पूरी सुरंग की खुदाई की जिम्मेदारी लेता है। चूँकि इस जेल का एरिया बहुत बड़ा था, इसलिए न्यूनो के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो खुदाई की सही जगह चुनने के लिए पूरी जेल के चप्पे चप्पे का चक्कर लगाए ताकि वो इस जेल के बारे में जान सके। मगर चूँकि पूरी जेल में कैदियों को घूमने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए न्यूनो के पास जो आखिरी रास्ता बचा था वो ये था कि उसे किसी भी जेल के डिपार्टमेंट में कोई जॉब मिल जाए। इस जेल में अक्सर कैदियों को जेल के अंदर जॉब्स दी जाती थी और ये जॉब अगर न्यूनो को मिल जाती है तो वो बहुत आसानी से जेल के किसी भी हिस्से में घूम सकता था। कुछ दिन की कोशिशों और अच्छे बर्ताव की वजह से न्यूनो को मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाती है। ये वो डिपार्टमेंट था जिसकी देखरेख जेल के इंजीनियर्स करते थे और इस डिपार्टमेंट के अंडर जेल के सभी मेंटेनेंस के काम होते थे। ये डिपार्टमेंट जेल की पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी, वेंटिलेशन और सीवर लाइन की देखरेख का काम करता था और यही वो वजह थी कि इस डिपार्टमेंट के ऑफिस में जेल की हर बिल्डिंग और हर एरिया का नक्शा था। न्यूनो के पास इस जॉब को लगने के दो फायदे थे। पहला ये कि वो पूरी जेल में बिना रोक टोक घूम सकता था और दूसरा ये कि वो इस नक्शे की मदद से जेल के चप्पे चप्पे के बारे में जान सकता था। अब न्यूनो की इस डिपार्टमेंट में जॉब लगे कई महीने बीत चुके थे और वो धीरे धीरे जेल के अंडरग्राउंड से लेकर बाहर तक की हर कोने की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा था और साथ ही साथ वो जगह भी ढूंढ रहा था जहाँ से वो सुरंग की खुदाई शुरू कर सके। और इसी दौरान एक दिन जेल के बाहरी वेयर हाउस में एक मेंटेनेंस का काम आता है। चूँकि ये वेयरहाउस जेल के बाहरी हिस्से में था जहाँ से बाहर की सड़क साफ दिखाई देती थी और इस वेयरहाउस का इस्तेमाल जेल में आने वाले राशन और दूसरे सामान को रखने के लिए किया जाता था। और चूँकि ये वेयरहाउस जेल के बाहरी हिस्से में था इसलिए यहाँ सिक्योरिटी भी काफ़ी कम थी। इस वेयरहाउस की बिल्डिंग और जेल एक ही दीवार से जुड़े हुए थे और चूँकि कोई भी वर्कर इस वेयरहाउस के जरिए सीधे बाहर सड़क पर निकल सकता था, इसलिए न्यूनो को एक बेहतरीन जगह लगती है जेल से भागने के लिए। अब न्यूनो ये बहुत अच्छी तरह समझ चुका था कि उसे सुरंग का मुंह इसी वेयर हाउस में खोलना है ताकि वो आसानी से वेयर हाउस होते हुए बाहर निकल जाएं। मगर अब भी एक सवाल उसके सामने खड़ा था और वो ये था कि वो सुरंग खोदने की शुरुआत कहाँ से करे। इसी दौरान केविन न्यूनो से कहता है कि उन्हें सुरंग एक ऐसी जगह से खोदना शुरू करना चाहिए जो वेयर हाउस से बहुत करीब हो ताकि कम डिस्टेंस होने की वजह से उन्हें कम से कम खुदाई करनी पड़े। और इस बार भी किस्मत उनका साथ देती है। न्यूनो जिस मेंटेनेंस बिल्डिंग में काम करता था वो बिल्डिंग बिल्कुल उस वेयरहाउस के सामने थी जहां वो लोग सुरंग का मुंह खोलने वाले थे। और चूंकि वेयरहाउस और मेंटेनेंस बिल्डिंग के बीच फासला भी ज़्यादा नहीं था, इसलिए वो लोग फैसला करते हैं कि वो मेंटेनेंस रूम से ही सुरंग खोदना शुरू करेंगे। उन सभी ने फैसला तो कर लिया था, मगर सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो लोग मेंटेनेंस रूम से खुदाई करना शुरू कैसे करेंगे, वो भी बिना किसी की नज़र में आए। अब न्यूनो मेंटेनेंस बिल्डिंग से जेल का नक्शा निकालता है और उसे बहुत बारीकी से समझना शुरू करता है, जहां उसे ये पता चलता है कि मेंटेनेंस बिल्डिंग के अंदर एक रूम है जिसके नीचे इतनी जगह है कि एक आदमी आसानी से उसमें रेंग सके। ये जगह मेंटेनेंस रूम की ज़मीन के नीचे एक गैप की तरह थी, जिसकी वजह से मिट्टी और ज़मीन में इतना गैप था कि एक आदमी आसानी से उसमें रेंग सकता था। इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए आपको इस नक्शे को समझना होगा। यह है वो बाहरी वेयरहाउस जहां न्यूनो और उसकी टीम सुरंग का मुंह खोलने वाले हैं और यह है वो मेंटेनेंस बिल्डिंग जो दो हिस्सों में बटी हुई है। बिल्डिंग के दाईं तरफ वाले हिस्से में मेंटेनेंस वर्कशॉप है जहां न्यूनो काम करता है और बाईं तरफ वाले हिस्से में मेंटेनेंस में इस्तेमाल होने वाला सारा सामान और सारे औजार रखे हुए हैं। और इसी मेंटेनेंस रूम के नीचे से वो लोग सुरंग खोदने का फैसला करते हैं। मगर उनके सामने जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो ये थी कि मेंटेनेंस रूम वाला ये हिस्सा हमेशा लॉक रहता था और इसमें जाने के लिए एक स्टील के दरवाजे से होकर गुजरना पड़ता था, जिसकी चाबी हमेशा गार्ड के पास रहती थी। ये पहलू सामने आने के बाद वो लोग एक और रास्ते के बारे में सोचने लगते हैं और वो रास्ता ये था कि वो मेंटेनेंस बिल्डिंग की दीवार को तोड़कर उस रूम के अंदर घुसेंगे जहां सारा मेंटेनेंस का सामान और औजार रखे हुए थे और जिस रूम के नीचे रेंगने का गैप था। इस मेंटेनेंस बिल्डिंग की दीवार को तोड़ने के बाद एक दीवार इस रूम की भी थी, जिसे वो लोग अगर तोड़ लेते हैं तो वो सीधा उस रूम तक पहुँच जाएंगे और फिर वहाँ से उस गैप तक पहुँचेंगे जहाँ से वो लोग सुरंग खोदना शुरू कर सकते हैं। इन दीवारों को तोड़ने का उनके पास एक ही रास्ता था और वो ये था कि ड्रिल मशीन्स की मदद से वो इन दीवारों में गड्ढा करें और अंदर घुस जाएं। हालांकि ड्रिल मशीन्स मेंटेनेंस रूम में मौजूद तो थी, मगर इन्हें ऐसे ही इतनी आसानी से नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि मेंटेनेंस रूम से कोई भी औजार लेने के लिए ये बताना पड़ता था कि उन्हें ये औजार कौन से काम के लिए चाहिए हैं। और इससे निपटने के लिए नैनो एक बहुत ही शातिर चाल चलता है। नैनो उसी मेंटेनेंस रूम के पास बनी एक पाइपलाइन को तोड़ देता है जिसकी दीवारों को वो तोड़ना चाहते थे और अब वो इस पाइपलाइन को सही करने के बहाने से औजार लेकर दीवार में गड्ढा करने का काम शुरू कर सकता था।
इस पाइपलाइन को तोड़ने के बाद वो इसकी खबर इंजीनियर को दे देता है और उससे कहता है कि वो इस पाइपलाइन को सही कर सकता है, जिसके बाद इंजीनियर उससे कहता है कि वो सभी ज़रूरी औजार लेकर अपना काम शुरू करे और पाइपलाइन ठीक करे। न्यूनो ने इस मेंटेनेंस रूम से ड्रिल मशीन तो ले ली थी, मगर जेल के रूल के मुताबिक गार्ड काम करने के दौरान न्यूनो के साथ रहने वाला था। इसका साफ मतलब था कि न्यूनो जब इस दीवार में ड्रिल मशीन से गड्ढा कर रहा होगा तब एक गार्ड हर वक्त उस पर नज़र रखेगा। बहरहाल न्यूनो इस गार्ड के साथ उस पाइपलाइन और दीवार के बीच पहुंचता है और पाइप को ठीक करने का नाटक करने लगता है ताकि कुछ दूरी पर खड़े गार्ड को ये लगे कि वो अपना काम कर रहा है। न्यूनो जहां ये काम कर रहा था वो एक गलियारा था जिसके अगल बगल दीवार थी, और न्यूनो जिस पाइप पर काम कर रहा था वो दाईं दीवार की तरफ था और जिस दीवार में न्यूनो को गड्ढा करना था वो बाईं तरफ था। कुछ देर न्यूनो का काम करते देख गार्ड भी अब थोड़ा लापरवाह हो जाता है, क्योंकि उसे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि न्यूनो दीवार में गड्ढा करने वाला है, और वो इधर उधर टहलने लगता है। गार्ड को इधर उधर होता देख न्यूनो फौरन दाईं दीवार की तरफ से बाईं दीवार की तरफ मुड़ता है और दीवार में ड्रिल मशीन से गड्ढा करना शुरू कर देता है, और जैसे ही गार्ड उसके पास से गुजरता वो दोबारा फिर से पाइप पर काम करने लगता। हालांकि न्यूनो को दीवार में गड्ढा करने के लिए सही मौका तो मिल गया था, मगर ये ड्रिल मशीन इतनी पावरफुल नहीं थी और इसी वजह से दीवार में गड्ढा करने में बहुत वक्त लग रहा था, और अब गार्ड को भी ये एहसास होने लगा था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए न्यूनो इस प्लान को वहीं कैंसिल कर देता है। इस प्लान के फेल होने के बाद न्यूनो दोबारा अपने साथियों के साथ बैठकर नए प्लान के बारे में सोचने लगता है, और तब उनके दिमाग में दोबारा वही स्टील का दरवाज़ा आता है जिससे होकर मेंटेनेंस रूम में दाखिल हुआ जा सकता था और जिसकी चाबी हमेशा गार्ड के पास रहती थी। अब न्यूनो और उसके साथियों के सामने जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि वो इस चाबी तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि गार्ड हमेशा इस चाबी को अपनी कमर में लटकाए रहता था। कई दिनों तक चली प्लानिंग के बाद उनमें यह तय होता है कि उन्हें एक ऐसे मटेरियल का इंतजाम करना होगा जिस पर वो चाबी का निशान आसानी से बना सकें। अब उनके सामने दो रास्ते थे। पहला ये कि वो साबुन पर किसी तरह इस चाबी का निशान ले लें, और दूसरा रास्ता ये था कि वो इस निशान को लेने के लिए स्टाइरोफोम का इस्तेमाल करें, और इस निशान को लेने के बाद वो मेंटेनेंस रूम में मौजूद औजारों की मदद से चाबी बना लें। हालांकि उन लोगों ने प्लान तो बना लिया था, मगर उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो साबुन पर चाबी का निशान लेंगे कैसे, और तब न्यूनो के दिमाग में एक बहुत ही अनोखा आइडिया आता है। अब न्यूनो और उसके साथी उस गार्ड पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं जिसके पास मेंटेनेंस रूम की चाबी थी, और वो सबसे ज़्यादा इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि वो किस चाबी से मेंटेनेंस रूम को खोलता और बंद करता है, और यहीं से उन्हें यह पता चलता है कि कीचेन में लगी सबसे छोटी चाबी से मेंटेनेंस रूम खोला और बंद किया जाता है। अब उन्हें यह तो पता चल चुका था कि मेंटेनेंस रूम की चाबी कौन सी है, मगर अब भी उनके सामने जो सबसे बड़ा काम था वो ये था कि इस चाबी के निशान साबुन पर कैसे लिए जाएं। इससे निपटने के लिए न्यूनो दो कैदियों को कुछ पैसे देता है और उनसे कहता है कि वो उसी गार्ड के पास जाकर लड़ाई करें जिसके पास चाबियां थी। गार्ड को आता देख वो दोनों कैदी आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं, जिससे देख गार्ड उन दोनों में बीच बचाव कराने लगता है, और इसी बीच वहाँ दूसरे कैदी जमा हो जाते हैं। न्यूनो इसी भीड़ और धक्का मुक्की का फ़ायदा उठाकर बीच में घुस जाता है, और चूंकि गार्ड उन दोनों कैदियों की लड़ाई छुड़वाने में लगा था, इसी दौरान न्यूनो उस गार्ड के पीछे चला जाता है और महज कुछ सेकंड्स में उस चाबी को साबुन के ऊपर रखकर दबा देता है, जिससे उस चाबी के निशान साबुन पर छप जाता है। कुछ देर तक तो न्यूनो को इस बात का यकीन ही नहीं हुआ कि ये इतनी आसानी से हो गया, और न्यूनो फ़ौरन वहाँ से चला गया ताकि किसी को उस पर कोई शक ना हो। अब न्यूनो इस चाबी के निशान के साथ मेंटेनेंस रूम में चाबी बनाना शुरू करता है, और कुछ दिनों की मेहनत के बाद वो इस चाबी बनाने में कामयाब हो जाता है, मगर एक बड़ी मुसीबत पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। चाबी बनाने के बाद वो लोग ये फैसला करते हैं कि वो मेंटेनेंस रूम के दरवाजे को उस दौरान खोलेंगे जब बाकी कैदी या तो काम कर रहे होंगे या कोई स्पोर्ट्स खेल रहे होंगे। इन दोनों वक्तों में जेल के गार्ड्स भी कम चौकन्ना रहते हैं और इधर उधर टहलते रहते हैं। इस चाबी से दरवाज़ा खोलने में एक रिस्क ये भी था कि इस दरवाजे से कुछ दूरी पर एक वॉच टावर था जहां एक गार्ड हमेशा खड़ा रहता था और उसे वहां से दरवाज़ा साफ दिखाई देता था। न्यूनो और ग्रेग मेंटेनेंस रूम के दरवाजे तक पहुंचते हैं, जहां ग्रेग इस बात पर नज़र रखे हुए था कि कोई गार्ड उनकी तरफ तो नहीं आ रहा। वहीं न्यूनो चाबी निकालकर उस दरवाजे के लॉक में लगा देता है। चाबी लगाते ही न्यूनो मायूस हो जाता है और उसे लगने लगता है कि उसका ये प्लान भी फेल हो जाएगा, क्योंकि इस चाबी से दरवाज़ा नहीं खुल रहा था और साथ ही साथ चाबी पतली होने की वजह से टूटकर लॉक के अंदर फंस जाती है। ये देख न्यूनो और ग्रेग के हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि चाबी का टूटा हुआ हिस्सा बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा था, और उन्हें यह डर था कि अगर गार्ड ने लॉक में फंसी हुई चाबी देख ली तो पूरी जेल में इमरजेंसी लागू हो जाएगी और उनका भागने का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। अब उनके सामने एक ही रास्ता बचा था कि जल्द से जल्द किसी भी तरह इस फंसी हुई चाबी को निकाला जाए, और न्यूनो फ़ौरन उस मेंटेनेंस रूम की तरफ भागता है जहां वो काम करता था। चूँकि न्यूनो ने अपनी वर्कशॉप और उन ड्रॉवर्स की नकली चाबी पहले ही बना ली थी जहां सारे औजार रखे हुए थे, और वहां से एक प्लायर निकालकर वो दोबारा मेंटेनेंस रूम के लॉक तक पहुंचता है और फंसी हुई चाबी निकालने की कोशिश करने लगता है।
कुछ देर की जद्दोजहद के बाद न्यूनो उस फंसी हुई चाबी को निकालने में कामयाब हो जाता है। और सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि इस सबके दौरान किसी भी गार्ड की नज़र उन दोनों पर नहीं पड़ी। हालांकि चाबी बनाने वाला उनका ये प्लान फेल हो गया था, मगर इसके बावजूद भी न्यूनो फैसला करता है कि वो दोबारा चाबी बनाएगा। और चूंकि उनके पास चाबी के निशान मौजूद थे, इसलिए वो दोबारा एक और चाबी बना लेता है। इस बार चाबी बनाने के बाद वो दोबारा दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं और इस बार उनकी मेहनत रंग लाती है, क्योंकि इस चाबी से दरवाज़ा खुल चुका था। इस रूम में घुसने के बाद उन्हें सामने एक छोटा सा मेटल का दरवाज़ा दिखाई देता है, जिसके पीछे वो गैप था जहाँ से वो लोग अपनी खुदाई का काम शुरू करने वाले थे। और कुछ देर इस रूम में गुजारने के बाद वो लोग बाहर निकलते हैं और दरवाजे को लॉक करके वापस अपने अपने सेल में चले जाते हैं। सेल में वापस पहुंचने के बाद वो दोनों इस बात की खबर अपने तीसरे साथी केविन को देते हैं और साथ ही साथ ये प्लान भी बनाना शुरू करते हैं कि इस सुरंग की खुदाई वो कब और कैसे शुरू करेंगे। चाबी बनने के 2 दिन बाद ही वो अपनी खुदाई का काम शुरू कर देते हैं, मगर जैसे ही खुदाई शुरू हुई नई नई परेशानियां भी उनके सामने आना शुरू हो गईं। एक रोज़ न्यूनो अपना काम ख़त्म करके वापस सेल में लौट रहा था और चूंकि हर 4 से 5 सेल के बाहर एक गेट होता था, जिसके बाहर हमेशा एक गार्ड खड़ा रहता था जो कभी कभार अंदर आने वाले कैदियों को चेक भी करता था। और यही गार्ड न्यूनो को गेट पर चेकिंग के लिए रोक लेता है। ये देख न्यूनो बहुत घबरा जाता है, क्योंकि उसकी जेब में मेंटेनेंस रूम की वो नकली चाबी थी जो उसने बनाई थी। चूँकि मेंटेनेंस रूम के वर्कर्स को चाबियां रखने की इजाज़त थी, मगर एक एक्स्ट्रा चाबी देखकर गार्ड को उस पर शक हो सकता था, इसलिए गार्ड इससे पहले उसे चेक करता वो चाबियों का गुच्छा निकालकर खुद गार्ड को पकड़ा देता है। न्यूनो का ये कॉन्फिडेंस देख गार्ड उन चाबियों को ज़्यादा चेक नहीं करता और उसे सेल के अंदर जाने की परमिशन दे देता है, इस बात से बेखबर कि इसमें मेंटेनेंस रूम की नकली चाबी है। न्यूनो ने अपने दूसरे साथी ग्रेग को ये काम दिया था कि वो गार्ड्स को रिश्वत देकर बाहर से शराब मंगाए और वही शराब गार्ड्स को पिलाए। ऐसा करने के पीछे की वजह यह थी कि गार्ड्स का ध्यान भटका रहे और गार्ड्स की उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो जाए। मगर ग्रेग का ये दांव उसी पर उल्टा भारी पड़ गया, क्योंकि इस बात की खबर जेलर को लग गई और उसने ग्रेग को उस सेल में डलवा दिया जहां उसे अपना पूरा वक्त अकेले गुजारना पड़ता था। अब ग्रेग न्यूनो और केविन से अलग हो चुका था और इस बात का उस पर इतना बुरा असर हुआ कि उसने एक गार्ड पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सज़ा को और कई महीनों के लिए बढ़ा दिया गया और उसे काल कोठरी में डाल दिया गया। चूँकि ग्रेग को अब वापस आने में कई महीने लगने वाले थे, इसलिए गैंग में अब न्यूनो और केविन ही बचते हैं और वो सुरंग की खुदाई का काम जारी रखते हैं। केविन जो सुरंग खोदने में माहिर था, वो लगातार सुरंग खोद रहा था और साथ ही साथ न्यूनो को ये भी सिखा रहा था कि सुरंग को कहाँ से और कैसे खोदना है। उन दोनों में से हमेशा एक ही शख्स सुरंग खोदने अंदर जाता और दूसरा शख्स बाहर से मेंटेनेंस रूम को लॉक कर देता, क्योंकि अगर बाहर का दरवाज़ा खोल वो दोनों एक साथ अंदर जाते तो वो पकड़े जाते। उन दोनों में ये तय हुआ था कि एक आदमी अंदर जाएगा और एक तय हुए टाइम तक खुदाई करेगा, और जब ये टाइम पूरा हो जाएगा तब दूसरा शख्स बाहर आकर दरवाज़ा खोलेगा और वो बाहर आ जाएगा। उन दोनों को ये खुदाई करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि खोदने के लिए उनके पास महज कुछ लकड़ी के टुकड़े और एक छोटी बाल्टी थी जिसमें वो खुदाई में निकली मिट्टी भरते थे। इस सुरंग की ज़मीन बहुत मुलायम थी, लगभग कीचड़ जैसी, क्योंकि ये जेल बिल्कुल नदी के पास बनी हुई थी और यही वो वजह थी कि इस कीचड़ को उन्हें लकड़ी के टुकड़ों से खोदना और उठाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि मेंटेनेंस रूम और बाहरी वेयरहाउस के बीच ज़्यादा दूरी नहीं थी, मगर इसके बावजूद भी उन्हें सुरंग खोदने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, क्योंकि उन्हें इस सुरंग को इतना गहरा खोदना था ताकि वो ज़मीन के नीचे 3 मीटर तक बनी दीवार को पार कर जाएं, और इसकी ज़रूरत थी कि वो सुरंग को 4 मीटर तक खोदें। इस जेल के मैप से न्यूनो को यह भी पता चला कि 4 मीटर गहरी सुरंग खोदने के बाद उन्हें 12 मीटर लंबी सुरंग और खोदनी पड़ेगी, जो उन्हें सीधा बाहरी वेयरहाउस तक लेकर जाएगी। मगर इस सुरंग को खोदने में लगभग 15 टन मिट्टी निकलेगी और साथ ही साथ रोड के ऊपर निकलने वाले ट्रक्स की वजह से सुरंग धंसने का भी खतरा था। वो लोग जैसे जैसे सुरंग खोदते जा रहे थे उसमें ऑक्सीजन कम होता जा रहा था और उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी, मगर वहाँ ऐसा कोई रास्ता भी नहीं था जिससे वो वेंटिलेशन सिस्टम बना सकें, और इन्हीं सारी परेशानियों से जूझते हुए वो लगातार सुरंग खोद रहे थे। न्यूनो और केविन को अब ये समझ आने लगा था कि उन्हें अब और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि उनकी मेहनत थोड़ी कम हो जाए और सुरंग खोदने का काम और तेज़ हो सके। और इसी दौरान एक कैदी को उन पर शक हो जाता है। वो कैदी लगातार उन पर नज़र रखे हुए था और उसने उन्हें कई बार मेंटेनेंस रूम के अंदर जाते और बाहर आते देखा था। इस कैदी का नाम था कार्मेन केलर, जिसे एक मर्डर के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी और वो भी किसी तरह जेल से भागना चाहता था। कार्मेन जब न्यूनो और केविन को ये बताता है कि वो उनके प्लान के बारे में जानता है, तब उन दोनों के पास कार्मेन को अपनी गैंग में लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। हालांकि न्यूनो कार्मेन को अपनी गैंग में शामिल नहीं करना चाहता था, मगर चूंकि वो उनके प्लान के बारे में जान चुका था और वो उन्हें एक्सपोज कर सकता था, इसलिए न्यूनो को मजबूरन उसे अपनी टीम में शामिल करना पड़ता है। और अब उनकी टीम में दोबारा 3 लोग हो चुके थे, जिनके नाम थे न्यूनो, केविन और कार्मेन।
हालांकि कारमेन ने खुद को ज़बरदस्ती इस गैंग में शामिल करवाया था, मगर उसके आने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा उनकी टीम को मिलने वाला था। कारमेन जेल के एजुकेशन और रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट में काम करता था, जिसका फ़ायदा उन्हें यह मिला कि कारमेन जेल के किसी भी कोने में बिना रोक टोक जा सकता था और साथ ही साथ वो जेल के दूसरे कैदियों के लिए एजुकेशन पासेस भी इशू करवाता था, जिसकी वजह से वो अपना काम और अपना सेल छोड़कर उसके पास पढ़ने के लिए आ सकते थे। इसी दौरान न्यूनो जेल से बाहर निकलने के बाद की प्लानिंग करने लगता है और ये सोचने लगता है कि सुरंग से निकलने के बाद उन्हें कार की ज़रूरत पड़ेगी जो उन्हें जेल से दूर ले जा सके। मगर न्यूनो और उसकी गैंग में कोई भी ऐसे शख्स को नहीं जानता था जो उनके लिए बाहर कार लेकर खड़ा रहे। न्यूनो की इसी ज़रूरत ने उसे गैंग में चौथे कैदी को शामिल करने पर मजबूर कर दिया, जिसके कनेक्शन जेल के बाहर हों और जो जेल के बाहर एक कार का इंतजाम कर सके। इसी तलाश में गैंग में एंट्री होती है चौथे मेंबर की, जिसका नाम था जॉर्ज कनार्ड। कनार्ड पेंसिल्वेनिया का ही रहने वाला था जो एक मर्डर के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा काट रहा था और यही वो शख्स था जो वहाँ का लोकल होने की वजह से जेल के बाहर कार का इंतज़ाम कर सकता था। चूँकि कनार्ड काफ़ी बूढ़ा था, जिसकी वजह से वो खुदाई का काम नहीं कर सकता था और यही वो वजह थी कि न्यूनो, केविन और कारमेन अलग अलग शिफ्ट में खुदाई करने लगे। जहां न्यूनो और कारमेन सुबह खुदाई करते, वहीं केविन दोपहर में खुदाई को अंजाम देता था और इस दौरान किसी को उन पर कोई शक नहीं होता, क्योंकि या तो ये उनका काम का वक्त होता या स्पोर्ट्स खेलने का। लगातार 1 महीने खुदाई करने के बाद वो लोग 4 मीटर गहरी और 12 मीटर लंबी सुरंग खोदने के बहुत करीब थे, मगर उन्हें हर वक्त ये डर सताता रहता कि वो कभी भी पकड़े जा सकते हैं। और तभी दिसंबर सन 1996 की एक दोपहर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनका ये प्लान फेल होते होते रह गया। न्यूनो, केविन और कारमेन एक साथ मेंटेनेंस रूम के बाहर पहुंचते हैं, जिसके बाद केविन और कारमेन रूम के अंदर खुदाई करने चले जाते हैं और न्यूनो बाहर से लॉक लगाकर जेल के डाइनिंग हॉल चला जाता है लंच करने। न्यूनो अभी लंच कर ही रहा था कि अचानक जेल का इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है, जिसके बाद गार्ड्स सभी कैदियों से कहते हैं कि वो अपने अपने सेल में वापस चले जाएं। यह इमरजेंसी अलार्म इसलिए बजा था क्योंकि एक कैदी ने 2 गार्ड्स को चाकू मार दिया था और सभी कैदियों को सेल में इसलिए वापस भेजा जा रहा था ताकि उनकी काउंटिंग की जा सके। ये देख न्यूनो बहुत घबरा जाता है क्योंकि केविन और कारमेन अभी भी मेंटेनेंस रूम के अंदर खुदाई कर रहे थे और न्यूनो को जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकालने का कोई तरीका निकालना था, क्योंकि अगर काउंटिंग में वो दोनों सामने नहीं होते तो उनका प्लान चौपट हो सकता था। उधर गार्ड्स सभी कैदियों को लाइन में खड़ा करवाकर उनकी काउंटिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें न्यूनो भी खड़ा था और जैसे जैसे गार्ड न्यूनो के करीब आते जा रहे थे उसकी घबराहट और डर और बढ़ता जा रहा था और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। न्यूनो अपने पास खड़े 2 कैदियों से कहता है कि वो आपस में लड़ाई शुरू करें और बदले में वो उन्हें शराब पिलाएगा, जिसके बाद वो दोनों कैदी आपस में लड़ने लगते हैं और गार्ड्स उनके बीच बचाव कराने लगते हैं। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर न्यूनो उस लाइन से निकलता है और सीधा मेंटेनेंस रूम की तरफ भागता है, जहाँ से वो केविन और कारमेन को बाहर निकाल सके। वो सीधे मेंटेनेंस रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर पहुंचता है, जहां वो कारमेन और केविन को अपनी तरफ आता देखता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही इमरजेंसी अलार्म सुन लिया था और वो लोग सुरंग से पहले ही बाहर आ चुके थे। वो दोनों अपने कपड़े बदलते हैं और न्यूनो के साथ फ़ौरन वहाँ से अपने सेल की तरफ निकल जाते हैं और उनका प्लान चौपट होने से बच जाता है। इस बात ने उनके बीच की दोस्ती और रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत कर दिया और वो न्यूनो की कही हर बात को और ज़्यादा मानने लगे, क्योंकि उसने उन्हें और इस ऑपरेशन को बचाया था और वो सभी उसे एक लीडर की तरह देखने लगे थे। चूँकि सुरंग लगभग पूरी तरह तैयार थी, इसलिए वो लोग जेल से बाहर निकलने के बाद की प्लानिंग पर काम करने लगते हैं, मगर जॉर्ज कनार्ड, जिसे जेल के बाहर गाड़ी का इंतजाम करने का काम सौंपा गया था, वो इसे करने में फेल हो जाता है। ये सुनने के बाद गैंग के सभी मेंबर बहुत मायूस हो जाते हैं, मगर न्यूनो इससे निपटने के लिए एक दूसरा रास्ता निकालता है और उनमें यह तय होता है कि वो जेल से भागने के बाद एक कार चुराएंगे और उसमें बैठकर वहाँ से फरार हो जाएंगे। हालांकि उन सभी के बीच ये तो तय हो गया था कि वो एक कार चुराएंगे, मगर उनमें से किसी ने भी पहले कभी कोई कार नहीं चुराई थी और अब उन्हें एक ऐसे कैदी की तलाश थी जिसे कार चुराने का एक्सपीरियंस हो। और यहीं से एंट्री होती है गैंग के 5वें मेंबर की, जिसका नाम था एंड्रयू। एंड्रयू एक मंझा हुआ चोर था जिसने कई कार चोरियों को अंजाम दिया था और इसी जुर्म में वो जेल में 10 साल की सज़ा काट रहा था। एंड्रयू ने जब ये गैंग ज्वाइन किया तब तक सुरंग पूरी तरह तैयार हो चुकी थी, मगर उसका मेन काम था जेल से निकलने के बाद कार चुराने का, जो उसने बखूबी निभाया भी। न्यूनो के गैंग में अभी एक मेंबर और जुड़ने वाला था और इसका नाम था थॉमस। थॉमस एक अधेड़ उम्र का कैदी था जिसका इस गैंग में कोई काम नहीं था, मगर न्यूनो ने उसे सिर्फ इसलिए गैंग में शामिल किया था क्योंकि वो उसका पुराना दोस्त था। थॉमस की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी और उसकी आंखों में प्रॉब्लम होने की वजह से दिन ब दिन उसकी आंखों की रोशनी कम होती जा रही थी और यही वो वजह थी कि गैंग के दूसरे मेंबर उसे गैंग में शामिल करने पर कोई एतराज़ नहीं करते। अब इस गैंग में कुल 6 कैदी हो चुके थे जो इस प्लानिंग के फाइनल स्टेज पर थे और अपनी आखिरी तैयारियों को अंजाम दे रहे थे, जिसमें उनकी पूरी सुरंग भी खुद कर तैयार हो चुकी थी और अब आखिरी काम जो बचा था वो था इस सुरंग के मुंह को ऊपर की तरफ बाहरी वेयरहाउस में खोलना।
ये पूरी खुदाई का सबसे मुश्किल काम था क्योंकि उस बार उन्हें सुरंग ऊपर की तरफ खोदनी थी और एक छोटी सी गलती की वजह से पूरी सुरंग धंस सकती थी जिसमें वो सभी दबकर मर सकते थे। चूँकि पूरी सुरंग की मिट्टी बहुत मुलायम थी इसलिए न्यूनो धीरे धीरे ऊपर की तरफ को खोदना शुरू करता है, जिसकी वजह से जो भी मिट्टी नीचे गिरती वो लोग उसे बाल्टी से हटा देते और महज कुछ ही देर बाद ऊपर की दीवार में एक छोटा सा छेद हो जाता है जिसमें से हवा आने लगती है और अब वो लोग आसानी से सांस ले पा रहे थे। हालांकि बाहर निकलने का रास्ता अभी पूरी तरह नहीं खुला था क्योंकि बाहरी वेयरहाउस की ज़मीन जिसे वो लोग नीचे से खोद रहे थे उसे स्टील की सरिया डालकर बनाया गया था और ये उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। इस ज़मीन को तोड़ने के लिए न्यूनो को हाई पावर के औजारों की ज़रूरत थी और चूंकि जिस मेंटेनेंस रूम में वो काम करता था वहाँ के ड्रॉवर्स और कैबिनेट की नकली चाबियाँ उसने पहले ही बना ली थी और इन्हीं चाबियों की मदद से वो एक हैवी ड्यूटी ड्रिल मशीन और एक हाइड्रोलिक जैक निकाल लेता है। यह हाइड्रोलिक जैक वही टूल था जिसका इस्तेमाल कार्स को ज़मीन से ऊपर करने के लिए किया जाता है। बहरहाल न्यूनो इस सभी औजार लेकर दोबारा सुरंग तक पहुंचता है और उस कंक्रीट और स्टील से बनी छत में अलग अलग जगह होल करना शुरू करता है ताकि वो उसे कमज़ोर कर सके, मगर ये काम सिर्फ ड्रिल मशीन से नहीं होने वाला था और तब ज़रूरत पड़ती है उस हाइड्रोलिक जैक की जो वो अपने साथ लाया था। न्यूनो उसी छोटी सी जगह में एक छोटा सा गड्ढा बनाता है जिसमें वो हाइड्रोलिक जैक को ज़मीन और छत के बीच में फंसा देता है और फिर उसे दबाना शुरू करता है, जिसके प्रेशर की वजह से वेयरहाउस की ज़मीन ऊपर को खुल जाती है और उसमें एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। गड्ढा होने के बाद न्यूनो देखता है कि कुछ मोटी स्टील की सरिया अभी भी बची थी जो टूटी नहीं थी और इसे काटने के लिए न्यूनो कटर मशीन का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद इस सुरंग का मुंह पूरी तरह बाहरी वेयरहाउस में खुल जाता है। अब वो लोग बहुत आसानी से उस वेयरहाउस में जा सकते थे जिसका इस्तेमाल जेल में आने वाले सामान को रखने के लिए किया जाता था और जहाँ दूसरे वर्कर्स और स्टाफ का आना जाना ना के बराबर था। वो लोग वेयरहाउस के उस हिस्से में निकले जहाँ बिल्कुल सन्नाटा होता था और उनके भागने के लिए एक बेहतरीन जगह थी। न्यूनो और उसकी गैंग ने पूरी सुरंग तैयार कर ली थी और अब वो वेयरहाउस तक पहुंच भी गए थे, मगर फिर भी वो सभी वापस अपने अपने सेल में चले जाते हैं और अगले दिन का इंतज़ार करने लगते हैं जिस दिन उन्होंने भागने का प्लान बनाया था। उन्होंने भागने का जो वक्त आपस में तय किया वो था रात का वक्त, मगर चूंकि शाम होने के बाद सभी कैदियों को काउंट करके उन्हें अपने अपने सेल में बंद कर दिया जाता था और वो लोग बाहर नहीं निकल सकते थे। और तब काम आता है कार्मेन केलर जो जेल के एजुकेशन और रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट में काम करता था। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एजुकेशन और रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट में होने की वजह से कार्मेन किसी भी कैदी के लिए परमिट पास इशू करा सकता था, जिसकी वजह से वो लोग अपने सेल से निकल सकते थे ताकि वो कार्मेन से पढ़ सकें और एजुकेशन डिपार्टमेंट के किसी भी काम में उसका हाथ बटा सकें। भागने से पहले की रात गैंग के सभी 6 मेंबर अपने सेल में गुजारते हैं जहां डर और घबराहट की वजह से उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई और अगली सुबह यानी 8 जनवरी 1997 की सुबह 6 बजे वो लोग जेल से भागने के अपने प्लान की शुरुआत करते हैं। वो सभी उन परमिट पास का इस्तेमाल करके अपने सेल से बाहर निकलते हैं जो उन्हें कार्मेन ने दिए थे और चूंकि सभी कैदियों की काउंटिंग सुबह 10 बजे होती थी इसलिए उन्हें इससे पहले यहाँ से निकलना था। अपने अपने सेल से निकलने के बाद वो सभी मेंटेनेंस रूम तक पहुँचते हैं और उसके अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। उनमें यह तय होता है कि सुरंग के अंदर सबसे पहले केविन जाएगा और न्यूनो सबसे आखिरी में जाएगा और गैंग के 2 मेंबर कनार्ड और थॉमस को बीच में रखा जाएगा क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा थी और वो पहली बार किसी सुरंग में घुस रहे थे। सुरंग में रेंगते हुए आगे बढ़ना उनके लिए एक चैलेंज की तरह था और ख़ासकर थॉमस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी उम्र भी ज़्यादा थी और जिसकी तबीयत भी अक्सर ख़राब रहती थी। थॉमस ही वो शख्स था जिसकी वजह से उन्हें यह सुरंग पार करने में बहुत देर लग रही थी, मगर जैसे तैसे एक दूसरे के साथ से वो लोग इस सुरंग को पार करने में कामयाब हो गए और सुरंग के मुँह से होते हुए बाहर वेयरहाउस में निकल आए। बाहर निकलने के बाद जो सबसे पहला काम उन लोगों ने किया वो ये था कि उन्होंने अपने जेल के यूनिफॉर्म बदले और सिविलियंस के कपड़े पहन लिए। इस जेल में प्रिजनर्स राइट्स लॉ के मुताबिक कैदी अपने जेल यूनिफॉर्म के साथ घर के कपड़े भी रख सकते थे और यही कपड़े जेल से भागने के बाद उनके बहुत काम आए। अब सुबह के 7:30 बज चुके थे और 10 बजने में महज 2.5 घंटे रह गए थे जहां कैदियों की काउंटिंग होने से पहले उन्हें किसी भी तरह जेल से निकलना था। वेयरहाउस के जिस रूम से वो लोग निकलने वाले थे वहाँ से बाहर की सड़क साफ दिखाई दे रही थी, मगर सबसे बड़ी परेशानी थी वो वॉच टावर जो बिल्कुल इस वेयरहाउस के गेट के बाहर था और जहाँ एक गार्ड हमेशा खड़ा रहता था। मगर यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो लोग बहुत आसानी से यहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। न्यूनो ये बात पहले से ही जानता था, इसलिए उसने मेंटेनेंस रूम से वो हेलमेट्स पहले ही चुरा लिए थे जिसका इस्तेमाल वर्कर्स काम करने के दौरान करते थे। उनका प्लान ये था कि वो सभी ये हेलमेट्स पहनेंगे और इस तरह वेयरहाउस से बाहर निकलेंगे जिससे गार्ड को ये लगे कि वर्कर्स अपना काम खत्म करके वापस जा रहे हैं।
अब गैंग के सभी मेंबर वेयरहाउस के बाहर निकलते हैं जहां गार्ड की नज़र उन पर पड़ती है, मगर चूंकि वो सभी सिविलियन कपड़े और वर्कर्स के हेलमेट पहने हुए थे इसलिए गार्ड को उन पर कोई शक नहीं होता। बल्कि इन गैंग मेंबर्स में से एक तो जाते वक्त गार्ड को हाथ भी दिखाता है और बदले में गार्ड भी उसे हाथ दिखाता है, मगर गार्ड इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि ये सभी कैदी हैं जो उसकी आंखों के सामने से भाग रहे हैं। उनके प्लान के मुताबिक जेल से निकलने के बाद जो सबसे पहला काम करना था वो ये था कि उन्हें एक कार चुरानी थी। अब वक्त है एंड्रू के काम आने का, जो इस गैंग में सबसे आखिरी में शामिल हुआ था। और एंड्रू अपनी कार चोरियों के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके एक कार का दरवाज़ा खोलता है और उसके तारों को जोड़कर कार स्टार्ट कर देता है। कार स्टार्ट होने के बाद वो सभी कार में बैठते हैं और सीधे टेक्सास की तरफ निकल जाते हैं। वो खुद को जितनी जल्दी हो सके और जितना ज़्यादा दूर इस जेल से करना चाहते थे और इसीलिए उनकी कार सीधे टेक्सास में जाकर रुकती है। उधर सुबह 10 बजे जेल के सभी गार्ड जब कैदियों की काउंटिंग शुरू करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जेल से 6 कैदी गायब हैं, जिसके बाद इमरजेंसी अलार्म बजा दिया जाता है और स्टेट की पुलिस को इस बात की खबर कर दी जाती है। यह खबर मिलते ही पुलिस इन 6 कैदियों को जेल के आसपास ढूंढना शुरू कर देती है, मगर वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि कैदियों को यहाँ से भागे हुए 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और वो लोग उनसे 200 किलोमीटर दूर निकल चुके हैं। इस जेल ब्रेक की खबर न्यूज़पेपर से लेकर हर न्यूज़ चैनल पर दिखाई जाने लगी, जिसकी वजह से ये खबर पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल गई और साथ ही साथ इन कैदियों की फ़ोटो भी हर न्यूज़पेपर में छाप दी गई। वो लोग सीधे टेक्सास इसलिए भागे थे क्योंकि न्यूनो वहाँ एक शख्स को जानता था जो उनके लिए फ़ेक पासपोर्ट्स का इंतज़ाम करने वाला था और न्यूनो का प्लान था कि वो लोग इन फेक पासपोर्ट की मदद से मैक्सिको भाग जाएंगे। अब चूंकि उन्हें टेक्सास से मेक्सिको जाने के लिए बॉर्डर पार करने की ज़रूरत थी, जिसके लिए उन्हें पासपोर्ट चाहिए थे, और जो शख्स न्यूनो को फेक पासपोर्ट्स बनाकर देने वाला था वो न्यूनो से कहता है कि इन पासपोर्ट्स को बनने में कुछ वक्त लग जाएगा और तब तक उन्हें टेक्सास में छुप कर रहना पड़ेगा। इसी दौरान न्यूनो अपने पूरे गैंग के साथ एक होटल पहुंचता है जो शहर से कुछ दूरी पर था और जहां कोई आता जाता नहीं था, और वो सभी वहां छुपकर अपना वक्त गुजारने लगते हैं। अब न्यूनो और उसकी गैंग को जेल से भागे 6 दिन बीत चुके थे और 14 जनवरी सन 1997 की दोपहर पुलिस के पास एक कॉल आता है। फ़ोन की दूसरी तरफ थॉमस का एक रिश्तेदार था, वही थॉमस जो इस गैंग का मेंबर था और जिसकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी। वो रिश्तेदार पुलिस को बताता है कि थॉमस को टेक्सास के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जिससे पुलिस के हाथ पहली कड़ी ये लगी थी कि सभी कैदी टेक्सास में हैं। थॉमस को कोकेन की लत थी और जेल से भागने के बाद जिस होटल में वो लोग ठहरे थे वहाँ उसने फिर से कोकेन ले लिया था, जिसके ओवरडोज की वजह से उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। इस बात को लेकर न्यूनो और थॉमस के बीच काफ़ी बहस भी हुई, क्योंकि न्यूनो का कहना था कि इन हालातों में ड्रग्स लेना उनकी पूरी गैंग को पकड़वा सकता है, और इसी बहस की वजह से थॉमस फैसला करता है कि वो इस गैंग से अलग हो जाएगा। इस बहस के बाद थॉमस नशे की हालत में होटल से बाहर निकलता है और कुछ दूरी पर जाकर सड़क पर बेहोश होकर गिर जाता है, और यहीं से एक एम्बुलेंस उसे उठाती है और सीधा हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट करा देती है, जिसके बाद उसके घर वालों और रिश्तेदारों को खबर कर दी जाती है। थॉमस के बारे में खबर मिलते ही पुलिस पूरे टेक्सास में कैदियों के लिए एक रेड अलर्ट जारी कर देती है और पूरे शहर में नाकाबंदी करके हर गाड़ी और हर शख्स की छानबीन शुरू कर देती है। अब तक न्यूनो और उसकी गैंग को जेल से भागे 10 दिन बीत चुके थे और वो अभी भी अपने फेक पासपोर्ट्स के आने का इंतज़ार कर रहे थे। और इसी दिन न्यूनो और कार्मेन गाड़ी में बैठकर कुछ सामान लेने के लिए निकलते हैं कि तभी पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की नज़र उन दोनों पर पड़ जाती है। पुलिस उनकी कार का पीछा करते हुए उन दोनों से कार रोकने के लिए कहती है, मगर कार्मेन बजाय गाड़ी रोकने के लिए उसे और तेज़ी से भगाने लगता है, और कुछ देर कार भगाने के बाद कार्मेन गाड़ी को एक जंगल के पास रोकता है, जिससे उतरकर दोनों जंगल की तरफ भाग जाते हैं। पुलिस भी अपनी गाड़ी से उतरकर जंगल में उन दोनों का पीछा करने लगती है और महज कुछ ही देर बाद कार्मेन पुलिस के हाथ लग जाता है, और वहीं न्यूनो घने जंगलों की तरफ भाग जाता है और पूरे 2 दिनों के लिए वहीं छुपा रहता है। न्यूनो को जब ये एहसास होने लगता है कि पुलिस अब उसका पीछा नहीं कर रही है, तब वो दोबारा होटल के लिए निकल जाता है जहाँ गैंग के बाकी मेंबर्स उसका इंतजार कर रहे थे। होटल पहुंचने के बाद न्यूनो सभी को बताता है कि कार्मेन पुलिस के हाथ लग गया है, जिसके बाद उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वो इस शहर में रुके या किसी दूसरी जगह चले जाएं। कुछ देर चली बातचीत के बाद उनमें यह तय होता है कि वो टेक्सास में ही रुकेंगे और अपने फेक पासपोर्ट्स आने का इंतजार करेंगे। पुलिस से बचने के लिए अब वो लोग दूसरे होटल जाने की तैयारी करने लगते हैं, मगर वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि कार्मेन ने पुलिस के सामने सब कुछ बोल दिया है और उनके होटल की लोकेशन भी बता दी है। हालांकि पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए जब तक इस होटल पहुंची वो सभी वहां से निकल चुके थे और किसी दूसरे होटल पहुंच चुके थे। पुलिस ने अपनी पूछताछ में जब कार्मेन को और ज़्यादा टॉर्चर किया तब उसने पुलिस को यह भी बता दिया कि सभी गैंग मेंबर फेक पासपोर्ट्स के आने का इंतजार कर रहे हैं, और साथ ही साथ फेक पासपोर्ट बनाने वाले आदमी का नाम और हुलिया भी बता दिया। पुलिस अब इस आदमी का पीछा करने लगती है और उस पर नज़र रखने लगती है ताकि वो इस आदमी को और गैंग के सभी मेंबरों को पासपोर्ट के साथ रंगे हाथों पकड़ सके।
उधर ये आदमी न्यूनो और उसकी गैंग को फेक पासपोर्ट डिलीवर करने की तैयारी कर रहा था और इसी वजह से वो एक दिन न्यूनो से मिलने के लिए एक होटल पहुंचता है, इस बात से बेखबर कि पुलिस उसका पीछा कर रही है। इस शख्स के होटल में घुसते ही पुलिस और स्वैट की टीम पूरे होटल को चारों तरफ से घेर लेती है और उस रूम पर धावा बोल देती है जहां न्यूनो और उसकी पूरी गैंग ठहरे हुए थे और उन सभी को गिरफ्तार कर लेती है। न्यूनो को इस पूरे जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड होने की वजह से उसकी सज़ा 14 साल और बढ़ा दी गई और उसे उस सेल में डाला गया जहां दिन के 23 घंटे उसे उसी सेल में गुजारने पड़ेंगे और गैंग के बाकी कैदियों की सज़ा को 10 सालों तक और बढ़ा दिया गया। ये थी कहानी उन 6 कैदियों की जिन्होंने एक बेहतरीन जेल की प्लानिंग की और उसे अंजाम भी दिया, मगर अपनी छोटी छोटी बेवकूफ़ियों की वजह से वो महज 12 दिन की आज़ादी देख पाए और दोबारा पकड़े गए। पहली बेवकूफ़ी ये थी कि गुस्से में आकर थॉमस को होटल से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। दूसरी बेवकूफ़ी ये थी कि न्यूनो और कार्मेन को होटल से बाहर नहीं जाना चाहिए था और जब उन्हें पता चल गया था कि कार्मेन पकड़ा गया है तो उन्हें फ़ौरन टेक्सास छोड़ देना चाहिए था। और तीसरी गलती उन्होंने पासपोर्ट देने वाले शख्स को होटल बुलाकर करी, जिसकी वजह से वो सभी पकड़े गए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।